पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस में एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, खा वो स्टॉक मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, तो एज एन इन्वेस्टर आपकी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप जो कुछ भी खरीद रहे हैं जिसको आपने वापस सेल करना है तो वो आपको कम कीमत पर मिल रहा हो, और मार्केट के अंदर जो करंट प्राइस है उसकी जो एक्चुअल वर्थ है उससे अगर वो कम पे मिलता है तो पोटेंशियली आप उसके अंदर ज़्यादा गेन हासिल कर सकते हैं। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर कम प्राइस के हवाले से किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं या उसको असेस करते हैं या उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो वो कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले अहम बात यह है कि जब भी आपने किसी स्टॉक को देखें कि उसकी प्राइस कम है तो आपने उसकी कम कीमत की वजूहात का तयन करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसे ना हो कि सिर्फ इस वजह से कि किसी स्पेसिफिक कंपनी के स्टॉक की प्राइस कम है आप उसकी बेस पे उसको उठा लें तो आपको बाद में अपने लॉस हो जाए। क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर कोई गड़बड़ है, ये कंपनी ने जो प्रीवियस कुछ अरसे में उसकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, तो अगर इन चीज़ों की वजह से मार्केट के अंदर उस स्पेसिफिक स्टॉक के प्राइस कम हुई है तो आपने उसको कंसिडर नहीं करना, बल्कि आपने कभी भी कोई कंपनी जिसके स्टॉक को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो और प्राइस को अगर आप उसको अंडर वैल्यूड या फेयर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड के कैटेगरी में असेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने कंपनी की रिपोर्ट्स से, कंपनी की जो डिफरेंट रेशियोज हैं जिसका हम यहाँ पे जिक्र भी करेंगे इस वीडियो में, उन सारी चीज़ों की बेस पे आपने उसकी एक्चुअल वैल्यू का तयन करना है। तभी आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि जो आपको करंट प्राइस मिल रही है किसी स्टॉक की वो फेयर वैल्यू है या वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर प्राइस्ड है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपने मद्देनजर रखना है वो ये है कि जब भी आप स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड प्राइस के हिसाब से कंपेयर कर रहे होते हैं या एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपने उसमें कंपैरिजन करना है विद द स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर। क्योंकि अगर किसी एक ख़ास सेक्टर के अंदर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो डिफरेंट आपके पास शेयर्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो आपस में कंपेरेबल हैं, लेकिन दूसरे किसी सेक्टर की जो प्राइसेस हैं या जो उनकी जो रेशोज़ हैं उनके साथ वो कंपेरेबल नहीं है। क्योंकि हर सेक्टर के अपने डायनामिक्स होते हैं, हर सेक्टर के हवाले से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ उसी सेक्टर के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अगर आप सीमेंट सेक्टर के किसी स्टॉक को टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक के साथ या आप बैंकिंग सेक्टर के किसी स्टॉक के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है उसके लिहाज से दुरुस्त नहीं होंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस तरह की कंपैरिजन कर रहे हो प्राइसेस का या प्राइस से रिलेटेड डिफरेंट रेशोज़ का, तो आप सेम सेक्टर के स्टॉक्स के दरमियान में ही कंपेयर करें और उसकी बेसिस पे आप उनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं कि वो फेयर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिर्फ एक या दो पैमानों की बुनियाद पर सिर्फ चंद एक फैक्टर्स को देख के सिंपली आपने ये नहीं कह देना कि ये जो आपको स्टॉक मिल रहा है ये अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है, बल्कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल फिल्टर्स हैं या पॉसिबल क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करें। मुख्तलिफ़ किस्म की रेशोज़ को यूज़ करें, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे और बहुत सारे दीगर जो अवामिल हैं जिनमें से कुछ का हम इस वीडियो में भी जिक्र करेंगे, उन सब को देख कर ही आप किसी भी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंद इम्पॉर्टेंट ऐसे रेशोज़ की या उन क्राइटेरिया की कि जिसकी बेसिस पे आप किसी भी सेक्टर के अंदर जो डिफरेंट शेयर्स होते हैं उनकी प्राइस को किसी हद तक एनालाइज करके बता सकते हैं या आप असेस कर सकते हैं कि वो इस वक्त अंडर वैल्यूड हैं या ओवर प्राइस्ड हैं। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहली रेशो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो है और ये एक पॉपुलर रेशो कंसीडर की जाती है स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है या स्टॉक की जो करंट प्राइस है उसको कैटेगराइज करने के लिए। जो पी रेशो होती है वो आप शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसको जो उसकी ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर है उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आपको आता है उसको प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जितनी कम होगी इसका मतलब ये होगा कि वो स्टॉक आपको कम कीमत पे मिल रहा है।
तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं मल्टीपल जो स्टॉक्स हैं किसी एक सेक्टर के, तो उसमें से आप बाकी जो डेफिनेटली आप उसके फंडामेंटल्स के बाकी बहुत से अवामिल को भी देखेंगे। लेकिन अगर बात प्राइस टू अर्निंग रेशो की ही की जाए तो आप देखेंगे कि जो भी शेयर, एक अच्छा शेयर अगर लो पीई रेशो के साथ आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो अंडर प्राइस्ड है या अंडर वैल्यूड है और आपके लिए पोटेंशियली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस डायग्राम में मैंने कुछ सीमेंट सेक्टर के शेयर्स की बात की है। फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट, अटक सीमेंट, बस्टवे सीमेंट और मैपल लीफ। अगर इन चारों को देखा जाए, उनकी जो करंट प्राइस है और उनकी जो लास्ट अर्निंग पर शेयर है उसको देखा जाए, तो उसकी बेसिस पे जब आप उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं, जिसको प्राइस मल्टीपल भी बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लकी सीमेंट जो है उसकी जो पी रेशियो है वो 13.84 है और अटक सीमेंट की 15.35 है। जबकि इसमें आप देखें कि बेस्टवे सीमेंट की 7.48 और मैपल लीफ की 6.59 पीई रेशो आ रही है। तो इस बेसिस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जनरल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर चूँकि मुख्तलिफ फैक्टर्स, इकनॉमिक कंडीशंस की वजह से, इंटरनेशनल और नेशनल फैक्टर्स की वजह से ओवरऑल मेजॉरिटी जो स्टॉक्स हैं इस वक्त आपको अंडर वैल्यूड ही मिल रहे हैं और उनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है वो 5 से कम होती है। लेकिन सीमेंट सेक्टर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 स्टॉक्स की बात की है, तो उसमें अटक सीमेंट और लकी सीमेंट को आप स्ट्रेट अवे देख के कह सकते हैं कि इस वक्त जो इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स अर्निंग। तो अर्निंग और प्राइस को अगर आप देख के पीई रेशो निकालते हैं तो फिर आपको पोटेंशियली इसमें से मैपल लीफ और बेस्टवे सीमेंट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी जो पीई रेशो है कंपेयर टू दीज अदर स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर कम है। तो पीई रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि आपने सेम सेक्टर के साथ कंपेयर करना है, लेकिन उसके अलावा भी नॉर्मल अगर बात की जाए तो 5 से अगर कम की पीई रेशो आपको किसी शेयर की मिल रही हो और उसमें जो बाकी जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं सेम सेक्टर के उनकी अगर इससे ज़्यादा हो, तो जो जिसकी पीई रेशो 5 या उससे कम आपको नज़र आ रही हो, वो पोटेंशियली एक अच्छा स्टॉक होगा और वो इस फिल्टर क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेगा। और फिर उसकी डेफिनेटली आपको मज़ीद रिसर्च करनी होगी, मज़ीद फैक्टर्स को भी देखना होगा टू मेक श्योर कि जो आप वैल्यूएशन कर रहे हैं या जो आप उसके बारे में आप असेसमेंट कर रहे हैं वो सही है। जो दूसरा आपने रेशो देखना है वो है प्राइस टू बुक रेशो या पीबी रेशो, और इसको प्राइस टू इक्विटी रेशो भी कह सकते हैं। और पीबी रेशो काउंट करने कैलकुलेट करने के लिए आप प्राइस पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर के साथ डिवाइड करते हैं। तो जो भी प्राइस है, करंट प्राइस है किसी शेयर की, जब उसको आप उसके बुक वैल्यू पर शेयर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको पीबी रेशो मिलेगी। और इसके लिए जो बिग बुक वैल्यू होती है वो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज और इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस करके निकाली जाती है। बुक वैल्यू आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट में से निकाल सकते हैं। तो बुक वैल्यू की बेस पे फिर आप देखते हैं कि जो वैल्यू इसकी बुक में बनती है और जो इसकी मार्केट में प्राइस है उसमें कितना फ़र्क है और उसमें उसकी रेशो क्या बन रही है। तो अमूमन ये होता है कि अगर बुक रेशो, प्राइस टू बुक रेशो 1 से नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि ये शेयर सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है। क्योंकि बुक वैल्यू की बेस पे आप ये कह सकते हैं कि लेट सपोज कि कोई कंपनी अगर अपने सारे एसेट्स बेच देती है तो क्या वो अपनी लायबिलिटीज़ पूरा कर सकती है या नहीं। तो अगर ये रेशो 1 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि सारे एसेट्स जो उसके हैं उसको अगर वो बेचती है तो फिर भी वो ईजिली अपनी लायबिलिटीज़ को कवर कर सकती है और फिर भी उसके पास एसेट्स होंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो कोई भी कंपनी है उसकी जो इस करंट स्टेटस है वो ऐसे है कि उसको अपने जो एसेट्स हैं उसके मुकाबले में उसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो कोशिश यही होती है एज एन इन्वेस्टर कि आप ऐसे शेयर का इंतखाब करें जिसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो, या प्राइस टू बुक रेशो है, उसकी वैल्यू 1 से कम हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 से कम हो या 1 के आसपास भी हो तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 2 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। और ये जो रेशो है फिर उसकी बेस पे आपको बकिया रेशोज़ को देख के ही डिसाइड करना होगा। जैसे मैंने पहले भी बात की कि विद इन सेम सेक्टर आपने डिफरेंट जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस टू बुक रेशो को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें अटक सीमेंट की जो प्राइस टू बुक रेशो है उसकी वैल्यू <1 है, जबकि जो बाकी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू भी 1 से ज़्यादा या 1 पर है
1.40 बस्टवे सीमेंट की नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल इस एग्जांपल में जो मैंने शेयर्स सीमेंट सेक्टर से उठाए हैं उन सब की जो प्राइस टू बुक रेशो है वो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली वेरिएशन नज़र नहीं आ रही फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। सो मे बी के इसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे डिसाइड करने की पोजीशन पे ना हो। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक रेशो की बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल रेशोज मल्टीपल फैक्टर्स को देखना होता है टू असेस द प्राइस। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपने और जो एक रेशो है जिसको आपने देखना है वो है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ या पैग रेशो। ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट रेशो होती है कि सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशो को अगर आप देखते हैं तो वो उसकी अगर वैल्यू कम है या ज़्यादा है उसकी बेस पे आप कंप्लीटली एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ग्रोथ फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप पैग रेशो निकालते हैं तो उसमें शेयर प्राइस को ईपीएस पे डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो वैल्यू है उसको ईपीएस ग्रोथ रेट के साथ डिवाइड किया जाता है। तो जब ग्रोथ रेट को भी कंसीडर किया जाए कि पिछले साल से या उससे पिछले साल जिस तरह की भी आप कंपैरिजन करते हैं या जो भी कैलकुलेशन है उसकी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर शेयर जिसकी आप वैल्यूएशन कर रहे हैं और उसको कैटेगराइज कर रहे हैं अंडर वैल्यूड या फेयर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड में, उसकी जो प्राइस है और साथ साथ उसकी जो ग्रोथ रेट है उन सबको अगर आप कंसिडर करके पैग वैल्यू निकालते हैं तो फिर उसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि अगर वो वैल्यू लेस देन 1 है तो इट मीन्स कि ये जो शेयर है ये अंडर वैल्यूड है, और अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ओवर प्राइस्ड है। अगेन लेस देन 1 के अंदर भी अगर उस सेक्टर के अंदर डिफरेंट स्टॉक्स हैं तो उसका आपस का भी आप कंपेरिजन करेंगे और उसकी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो कि आपके बकिया जो भी फिल्टर्स हैं उस पर भी पूरा उतर रहे हैं और साथ साथ जो उसकी पैग वैल्यू है वो भी सिग्निफिकेंटली एक से कम है। तो ये एक और फैक्टर है जिसकी बेस पे आप अंडर वैल्यूड शेयर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 रेशोज तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन साथ साथ आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के भी आपने देखना है कि जो भी शेयर आप रिसर्च कर रहे हैं जिसके बारे में या जिसके बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा डिटेल में क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मुख्तसर वीडियो होनी चाहिए। अगेन ये फिर भी मुख्तसर वीडियो नहीं बनी, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, बट आई विल ट्राई कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और आप लोगों को ज़रूरत है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर भी फ्यूचर में एक वीडियो बनाई जाएगी। तो उसके अलावा आपने जो डेट टू इक्विटी रेशो है, इसी तरह करंट रेशो और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनको देखना है और उनकी बेसिस पे फिर आपने अपने जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, उसके लिए आपने शेयर्स को सेलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में इसके अलावा मज़ीद रेशोज़ पे नहीं जाऊंगा और इन्हीं प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक और पैग रेशो की बेसिस पे ही इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि इनकी बेसिस पे आप अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं और बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी शेयर आप अपनी सिलेक्शन के लिए उसको फ़िल्टर कर रहे हैं वो आपकी इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी फीडबैक है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर किसी मजीद टॉपिक पे आप चाहते हैं कि इस चैनल पे वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में इस तरह की मजीद वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।